वेरी गुड। द्विलिंगी, यदि द्विलिंगी अवस्था है तो हम इसको और क्या कह सकते हैं? उभयलिंगी, इंग्लिश में हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी। चलिए अब एक दो शब्द हैं द्विलिंगी से संबंधित। इसका मतलब यह हुआ कि नर और मादा युग्मकों का निर्माण शरीर के अंदर ही होगा। यदि नर युग्मकों का निर्माण पहले हो, बाद में मादा युग्मकों का निर्माण हो, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? प्रोटेंड्रस, पूर्वता। या साइड में राइट ऑन द टॉप, टॉप पे लिखे रेड पेन से, दो अवस्थाएं लिख ले। पूर्वता, ये पूर्वता में लिखें, नर युग्मकों का निर्माण मादा युग्मकों के पहले होता है। और दूसरा स्त्री पूर्वता, मादा युग्मकों का निर्माण नर युग्मकों के पहले होता है। इसको प्रोटोगाइनस कहेंगे। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, गाइनस रिलेटेड टू फीमेल, समझ में आया ना? प्रोटो मीन्स फर्स्ट, एंड्रस रिलेटेड टू मेल। पूर्वता, स्त्री पूर्वता। तो अब हम पोरीफेरा में आ जाते हैं। पोरीफेरा में ये द्विलिंगी होते हैं, स्त्री पूर्वता अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाएगी? क्या मतलब हुआ इसका? समझ में आ गया? अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगाएं रेड पेन से, बड़ा सा। लिखे क्वेश्चन, पोरीफेरा के जंतुओं में गैमेट्स का निर्माण, युग्मकों का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? पोरीफेरा के जंतुओं में युग्मक का निर्माण, गैमेट्स का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? कोई बताएगा? आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं। जैसे हमने कोएनोसाइट्स के बारे में लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं। अब दो शब्द हैं आर्कियोसाइट से संबंधित। ये अविभेदित एवं पूर्ण सख्त होती हैं। अविभेदित एवं पूर्ण सख्त, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोनों, अविभेदित तथा पूर्ण सख्त। बेटे अविभेदित कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी कोशिका का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। ठीक है? उस ऐसी कोशिका जिसमें वो शक्ति हो जो किसी भी कोशिका में रूपांतरित हो सकती है, हम उसे पूर्ण सख्त कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण सख्त। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद लिखें निषेचन पर प्रकार का। पर का मतलब एक के युग्मक दूसरे के अंडाणु को फ्यूज करेंगे। पर प्रकार का आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होगा। पर प्रकार का लेकिन आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। अब परिवर्धन की बात करें। परिवर्धन का मतलब होता है विकास होना, नई पीढ़ी का विकास होना। परिवर्धन में आपने पढ़ा होगा, दो शब्द आते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। यहां पे राइट ऑन द टॉप ऊपर लिखो परिवर्धन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। बेटे मैं कह रहा हूं राइट ऑन द टॉप, क्या मतलब होता है? ऊपर हाशिए के ऊपर लिखो। क्या क्या बोल रहे थे हम? परिवर्धन अप्रत्यक्ष का मतलब है जीवन में लार्वा अवस्था का पाया जाना। पहले लिखो परिवर्धन में अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इसका मतलब क्या होगा? लार्वा, जीवन में लार्वा अवस्था का पाया जाना।
बेटे डायरी नहीं लाएंगे, बड़ा रजिस्टर लाए करें, सुंदर सा, बहुत अच्छे अच्छे रजिस्टर आते हैं। कोई बात नहीं, जो मैं कहूँ वो समझा कर, उसका अर्थ आना चाहिए, मतलब समझा कर। दूसरा लिखें, प्रत्यक्ष जीवन में लार्वावस्था अनुपस्थित या नहीं पाई जाती। अब यहां पे आ जाएं आप। अभी हमने लिखा कि इनमें निषेचन आंतरिक होता है, पर प्रकार का होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। हमने दोनों टर्म ऊपर लिख ली, हमें पता चल गया कि परिवर्धन या तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। अब इस पे लिखेंगे हम पोरिफेरा में अप्रत्यक्ष प्रकार का। अब अप्रत्यक्ष होगा तो लार्वावस्था होगी, तो लार्वावस्था का नाम हम लिखेंगे यहां पे कौन बातें कर रहा है, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला। एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला, क्या कहेंगे इसको, लार्वावस्था को या तो एम्फीब्लास्टुला कहेंगे या पेरेन्काइमुला। अब यहां पर एम्फी शब्द का मतलब समझना पड़ेगा आपको। बेटे इसको बॉक्स में बंद कर दे रेड से। एम्फी बताएं बेटे, वो तो हम उभयचर में एम्फी भी हमें करते हैं बात। यहाँ एम्फी का मतलब होता है, मतलब दोनों का मतलब है कि डबल, दो। अब यहां पर यदि ये ब्लास्टुला, ये लार्वावस्था है, तो लार्वावस्था में क्या होगा, आधा, मान लो ये लार्वावस्था है, आधा भाग हमने, तो आधा भाग सिलेटेड होगा और आधा भाग में सीलिया पाई जाएंगी, रोम पाए जाएंगे, आधे भाग में रोम नहीं पाए जाएंगे। तो दो प्रकार का हो गया, एक तो बिल्कुल क्या बोलते हैं स्मूथ हो गया, और एक जो है वो रोम पाए जाते हैं उसमें, इसलिए हमने इसको एम्फीब्लास्टुला का। लेकिन बेटे ये ब्लास्टुला जो आपने पढ़ा होगा, परिवर्धन की एक अवस्था को भी ब्लास्टुला कहते हैं बेटे लेकिन ये लार्वावस्था है, परिवर्धन की एक अवस्था नहीं है। एम्फीब्लास्टुला किसका नाम है, लार्वावस्था। कौन से संघ के लार्वावस्था का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब पेपर आता है, तो आप ध्यान रखें, लार्वावस्था, पोरिफेरा के जंतुओं की लार्वावस्था को एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला कहते हैं। अब यहां पे स्टार बना के लिखें आप, ये लार्वावस्था स्वतंत्र जीवी, हमने वयस्क को क्या लिखा था, स्थानबद्ध, इसको क्या लिख रहे हैं हम, स्वतंत्र जीवी होती है जब इसका, अभी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि ये कब स्थानबद्ध होगी, जब इसका कायांतरण हो जाता है तो यह स्थानबद्ध हो जाती है। कायांतरण का मतलब है लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होना। यस, जब इसका लार्वा अवस्था से वयस्क में कायांतरण हो जाता है तो यह स्थानबद्ध हो जाती है। समझ में आ गया। अब बेटे उदाहरण लिख लो जल्दी से, इसके पोरिफेरा के एग्जाम्पल्स लिख लें आप। ये समझ में आ गया। अब वापिस पेज के टॉप पे लिखें कायांतरण। कायांतरण बेटे दो प्रकार का हम जंतुओं में पढ़ेंगे, बीच बीच में अलग अलग संघों में अलग अलग प्रकार का कायांतरण होगा। एक लिखते हैं, अभी हमने कहा कि प्रोग्रेसिव कायांतरण। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिसमें लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था अधिक विकसित होती है। एक होता है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है, लार्वा से वयस्क कम विकसित होता है। तो दोनों लिख लें आप पेज के ऊपर, आगे के पेजों पे लिखते जाएं, कोई बात नहीं, ऐसे हर जगह काम आएंगे ये टर्म आपके। पहले क्या लिखेंगे, कायांतरण। कायांतरण में पहला प्रकार प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस होना मतलब लार्वा अवस्था से वयस्क अधिक विकसित होना। लार्वा से वयस्क अधिक विकसित होना।
जैसे अभी हमने लिखा, और दूसरा लिखें रेट्रोग्रेसिव, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोकायांतरण। अधोकायांतरण, रेट्रो, ये बोर्ड पे देखें मैंने लिख दिया, रेट्रोग्रेसिव अधोकायांतरण। बेटे बोर्ड पे देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इसको इंग्लिश में हमने लिखा तो रेट्रो शब्द लगा और उसमें प्रोग्रेसिव में हमने प्रो लगाया, प्रो। तो प्रो का मतलब होता है जिसमें प्रोग्रेस हो रही है, रेट्रोग्रेसिव में जिसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो इसमें हमने कहा रेट्रोग्रेसिव में कि इसमें लार्वा अवस्था कम वयस्क में परिवर्तित होता है। प्रोग्रेसिव में हमने कहा कि लार्वा अधिक विकसित वयस्क में परिवर्तित होता है। इसमें प्रोग्रेस हुई, इसमें रेट्रोग्रेसिव हुआ। समझ में आ गया? उदाहरण लिखें अब आप। स्पोंजिला, यू स्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया, एफिडेटिया, एफिडेटिया। अभी हमने लिखा था, कहां पे लिखा था एफिडेटिया? किसी को याद नहीं आ रहा? लवणीय जल के स्पंज, फाइलोस्पोंजिया, अब एक की विशेषता, स्पोंजिला के सामने क्या लिखेंगे, कहां मिलता है ये? लवणीय जल का स्पंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, लवणीय जल का स्पंज। यू स्पोंजिया, ये यू स्पोंजिया के आगे एक क्वेश्चन मार्क आप लगाएं, इसको बाथ स्पंज कहते हैं, स्नान स्पंज। अभी बता रहे हैं मैडम। बेटे आपने जब आप स्नान करते हैं तो पत्थर से शरीर को रगड़ते हैं। ये यू स्पोंजिया का जो स्पंज, यू स्पोंजिया जो स्पंज है, इसमें अंतःकंकाल पाया जाता है। अभी हमने लिखा था कि वो कंटिकाओं का बना होता है, तो इसकी कंटिकाओं से शरीर को भी नहाते समय रगड़ते हैं, इसलिए इसको स्नान स्पंज कहते हैं। जो राजा महाराजा वो होते हैं ना, अधिक पैसे वाले, तो वो पत्थर से नहीं रगड़ते, इसका उपयोग करते। ठीक है, आप लोग भी कर सकते। हिप्पो, बेटे एक मिनट, अब आगे लिखो। हिप्पो के नीचे अंडरलाइन करो 2। आपने एक शब्द सुना है हिप्पोपोटेमस, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आप बहुत इंटेलिजेंटली जल्दी बोलती हैं बेटे, गलत काम। दरियाई घोड़ा, तो हिप्पो का मतलब घोड़ा, घोड़े को अश्व भी बोलते हैं आप, अश्व। तो इस स्पंज को हिप्पो शब्द लग गया, अश्व स्पंज कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अश्व स्पंज। फिर एफिडेविटिया की वापस विशेषता बताएं। लवणीय जल में पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था। फाइलोस्पोंजिया। अब बेटे एक मिनट, फाइलो के नीचे अंडरलाइन करें, रेड पेन से करें अंडरलाइन। फाइलो जहां भी शब्द आता है उसका मतलब होता है पत्ती, पर्ण।
पत्ती नुमा, लीफ नुमा, तो हम इसको क्या कहेंगे? पर्न्ड स्पंज। अब बेटे यहां पे यू प्लेक्टेला के आगे बड़ा सा रेड पेन से क्वेश्चन मार्क लगाएं। यू प्लेक्टेला बहुत इंपॉर्टेंट स्पंज है। आपने अपने लैब होती है आपके यहाँ, वहां पे म्यूजियम स्पेसिमेन में देखा होगा, एक जाली जैसा ट्रांसपेरेंट स्पंज होता है जिसे यू प्लेक्टेला कहते हैं। काफी महंगा आता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस स्पंज को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस की पुष्प मंजूषा, क्या मतलब हुआ बेटे इसका? अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। वीनस क्या होता है? फूल होते हैं। आप लोगों को यही नहीं पता। वैलेंटाइन क्या होता है? अब बेटे वीनस का मतलब होता है सुंदरता की देवी। कई देवी देवता होते हैं, सुंदरता की देवी को हम वीनस कहते हैं। लिखे राइट ऑन द टॉप, सुंदरता की देवी वीनस कहलाती है। वीनस सुंदरता की देवी। अब बेटे पुष्प मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है टोकरी, बास्केट। तो ये जो है वीनस फ्लावर बास्केट कहलाती है, वीनस की पुष्प मंजूषा। जापान में यूप्लेक्टेला के कंकाल को शादी के समय उपहार में दिया जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव लगा लें। जापान में यूप्लेक्टेला या वीनस की पुष्प मंजूषा को शादी के समय उपहार में दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं दिया घर में किसी अपने? जापानी का मतलब ये थोड़ी है, जापान के तो आप घर में कई आइटम्स रखते हैं। चलिए बेटे आप देखो इसका क्यों कहते हैं। मंजूषा का मतलब बास्केट पता है? तो बास्केट में क्या होता है, जब ये बास्केट बनना शुरू होती है तो उसमें ये किसका निशान है? तो मेल और फीमेल श्रिम्प, ये श्रिम्प छोटे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो इस वीनस की फ्लावर बास्केट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ये जीवन पर्यंत इस यूप्लेक्टेला के कंकाल के अंदर रहते हैं, क्योंकि जब कंकाल पूरा जाल बन गया तो बाहर निकल नहीं सकते। तो ये शादी में देने का, उपहार में देने का मतलब है कि आप भी इन श्रिम्प की तरह जीवन पर्यंत साथ रहें, मृत्यु होने तक साथ रहें। विदेशों में तो आप जानते हैं पता नहीं क्या क्या होता है। बेटे मैंने कहा कि पारदर्शक होता है, तो पारदर्शक में ये गिलास में मान लो कोई चीज है तो आपको दिखाई नहीं देगी, दिखाई दे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप?